सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल चैप्टर को पूरे बेसिक से पूरे हाई लेवल तक। ठीक है, तो मैं क्लास 11 का सेल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। हाँ, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, सबको समझ में आएगा, जो जीरो से पढ़ रहा है उसको भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल मेनली दो टाइप के होते हैं। सेल हमारे एक प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और एक यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और सेल होते हैं क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे समझते हैं। ठीक है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की वो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्ट लाइफ का, उसे हम सेल कहते हैं। मतलब लाइफ की वो सबसे यूनिट, छोटी यूनिट, लाइफ की सबसे छोटी चीज, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी, जहां से लाइफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुआ? सेल से लाइफ स्टार्ट हुआ। हाँ, मान लो कोई भी अगर सेल है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है। मतलब सेल जो होता है हमारा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मेनली बैक्टीरिया में होता है, मेनली बैक्टीरिया। हाँ, जिसको मोनेरा कहते हैं हम लोग, मोनेरा किंगडम में आता है बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में हमारा बाकी जितने किंगडम होते हैं वो यूकैरियोट सेल होते हैं, उनमें यूकैरियोट सेल होते हैं। तो सबसे पहले मैं यूकैरियोट सेल को बताऊंगा, फिर इसके बाद प्रोकैरियोट को बाद में बताऊंगा, प्रोकैरियोट सेल को। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं वो हमारे मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, मेनली यूनिसेलुलर। बट यूकैरियोट जो होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूकैरियोटिक सेल को बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, एक डब्बा ऑटो में है तो जोनी, लेकिन सेल को समझाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बता देता हूँ, जो सेल चैप्टर में यूज होने वाला हो। तो आप लोग 11th-12th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ोगे। हाँ, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है? इसमें 5 चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा? मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटेई और एनिमेलिया। ठीक है, तो इनमें 5 किंगडम्स होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जिनमें से मोनेरा जो होता है उसमें मेनली क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ज्यादा। ठीक है, बैक्टीरिया। तो इसमें हमारे यूकैरियोट सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इनमें जो होता है हमारा, इन सारों में हमारे यूकैरियोटिक सेल आते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। हाँ, दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा
सेल वॉल absent होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यूकैरियोटिक सेल बना के दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल आपको पढ़ा दे रहा हूँ एकदम बढ़िया से, फिर इसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक के बाद हम लोग सेल थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल में हमारा एक बड़ा सा सेल होता है। हाँ, अब हमारा ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद हमारा होता है सेल वॉल, जो होता है सेल वॉल है। इसके बाद होता है सेल वॉल एक। ठीक है, सेल वॉल ये सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल, प्लांट वगैरह में होते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल। और एनिमल वगैरह में हमारे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है? और हमारा एक न्यूक्लियस होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे न्यूक्लियस जो होता है उसमें हमारा मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने वाली है। प्रोकैरियोटिक जब सेल पढ़ाऊंगा अभी तो सब उसमें पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो और क्या होता है? और ये जो लेयर होती है ये डबल लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये डबल लेयर होती है। आगे इसको डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करना। और फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, और एक तो होता है स्मूथ, ये जो मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ, एक एक रफ। रफ में हमारा कुछ ऐसा होता है, और स्मूथ हमारा कुछ ऐसा ही होता है, और ये हमारा रफ होता है। रफ क्यों कहा जाता है और स्मूथ क्यों? रफ में हमारे आरबीसी कनेक्ट रहते हैं। आरबीसी ऐसे ऐसे कनेक्ट रहते हैं, मतलब आरबीसी पे बैठे रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? आरबीसी उस पे बैठे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसीलिए उन्हें रफ कहते हैं। और स्मूथ वाले पे आरबीसीज नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे एक गोल्जी कम्प्लेक्स, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स, सॉरी, ये होता है गोल्जी बॉडी। मैं मुझे गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता है हमारा एक, जो है गोल्जी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और कुछ हमारे छोटे छोटे गोले होते हैं जिन्हें हम लोग लाइजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम, इनमें क्या होते हैं? इनमें हमारे जैसे कि कई सारे चीजों को तोड़ने वाले सामान होते हैं, जैसे पेप्टाइज एंड डीएनएज वगैरह, ये सब होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। और उसके बाद हमारे कहीं कहीं वेसिकल्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन सब के फंक्शंस आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। वेसिकल, हाँ, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया
गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके फंक्शंस अच्छे से मैं आगे डायग्राम सहित पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये तो हो गया हमारे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियोसोम होता है, हाँ। और यहाँ पे हमारा डीएनए पड़ा रहता है, हाँ, डीएनए, ठीक है। ये सब हमारे डीएनए है। बट डीएनए जो होता है वो हमारा कंडेंस फॉर्म में अगर होता है, कंडेंस कंडेंस डीएनए अगर कंडेंस फॉर्म में हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन डीएनए अगर कंडेंस फॉर्म में हुआ, ठीक है, डीएनए अगर कंडेंस फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और अगर हमारा कंडेंस बोले तो एकदम टाइटली आपस में वो उलझ गया हूँ, ठीक है, तो उन्हें कंडेंस कहते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। डीएनए चैप्टर में बहुत ही बढ़िया से आप लोग ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ये सब चीजें। और थोड़ी और बेसिक चीजें मैं और बता देता हूँ डीएनए के बारे में। डीएनए के कैसे बनता है, डीएनए है हमारा, डीएनए जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, नोट कर लो। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हटा देते हैं इसको, यहाँ तक हमने नोट कर दिया होगा। तो होता क्या है कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है। अब आरएनए कैसे बनता है, देखो इसका हम लोग बड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है। डीएनए से ये हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डबल स्टैंड बोले तो ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा डीएनए, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारा आरएनए बना। अब आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन। इतना आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाता है, और फिर उसके बाद हमारा आरएनए, जब आरएनए हमारा बाहर आता है फिर कहाँ पे जाता है हमारा, ये आरबीसीज जो है इनके पास ऐसे आ जाता है, आरएनए ऐसे ऐसे इनके पास आ जाता है, और ये जो आरबीसीज है आरएनए के ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है, तब हमारा प्रोटीन बनता है। ये आरबीसीज क्या करते हैं, एमआरएनए को रीड करके हमारे प्रोटीन बनाते हैं, और फिर प्रोटीन जब बन जाता है यहाँ पे, तो प्रोटीन हमारा जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स में। गोल्जी कम्प्लेक्स में जाता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, इसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो फिर से मैं समरी दे रहा हूँ। डीएनए से डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, डीएनए से आरएनए भी हमारा, जैसे ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए से आरएनए बना हमारा न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए हमारा न्यूक्लियस से बाहर आएगा, फिर उसके बाद हमारा जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज हमारे इस पे आरएनए पे ऐसे बैठेंगी, और फिर उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन चालू होगा, यानी कि प्रोटीन बनाएंगी। जब हमारा आरबीसीज प्रोटीन बनाएगी तो प्रोटीन बनेगा। अब जो प्रोटीन बन के हमारा गोल्जी कम्प्लेक्स में जाएगा, और गोल्जी कम्प्लेक्स क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा प्रोटीन का, ठीक है। तो इतना आपको बस बेसिक था, मतलब इतना समझ लोगे तो आपको थोड़ा सेल चैप्टर के नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। और आगे और एनसीईआरटी में थोड़ा मोड़ा जो स्ट्रक्चर दिया उसको अच्छे से देख लो, तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जैसे जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा, सारे जो उसमें ऑर्गेनल्स दिए हैं सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं सब
ऑर्गेनल्स को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। गोल्जी नहीं होता है, हाँ, आरईआर नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में याद रखना क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने वहीं पे लग के बता दिया, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वही हमारा एनिमल सेल में, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वही हमारा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है सेल चैप्टर का, वो क्या कह रहा है। सो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं शुरुआत का, कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो हम लोग व्हाट इज सेल से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकेंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक सेल के बराबर वाला ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, और दूसरा वो परफॉर्म कर सकता है सारा अपना इसेंशियल फंक्शन लाइफ के, मतलब कि सारे काम वो, जरूरी काम वो अपना कर सकता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रह सकता है, ठीक है, बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए वो रह सकता है, वो छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, तो वो जो सेल है लाइफ का, वो सबसे छोटा पार्ट, हाँ, उसे हम लोग सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिना किसी और के ऊपर डिपेंड हुए वो अपने ऊपर सारा काम ले लेता है, और सारे जरूरी काम वो खुद ही कर लेता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसीलिए इसको द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब कि सबसे छोटा यूनिट जो अपने आप में अ, पूरा है, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की वो सबसे छोटी पार्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी स्ट्रक्चर है जो सेल से थोड़ा सा भी कम है, वो जरूरी नहीं कि वो जिंदा ही होगा, ठीक है, ये लिखा है। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism. ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल की सारे ऑर्गेनिज्म में ये जो सेल है वो सब में सेम ही होगा, एक ही तरह का होगा लगभग, ठीक है, इसीलिए इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सबसे छोटा पार्ट, यानी फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जो काम करता है, सबसे छोटा पार्ट जो काम करता है। और उसके बाद लिखा है एंटन वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, मतलब कि पहली बार सेल को देखा था, हाँ, लिविंग सेल को देखा था, और रोबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। उसके बाद रोबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। उसके बाद क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स improvement leading to electron microscope reveal all the structure detail of cell। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स अच्छे अच्छे डेवलप होते गए, वैसे वैसे क्या होते गए, वैसे वैसे हम हमारे सेल के जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सब रिवील होते गए, वो भी सबका डिस्कवरी होते गया, ठीक है। तो सेल चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक बस यही कह रहा है, और अब हम लोग चलते हैं सेल थ्योरी की ओर, और अब हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैथस सीडन एंड सॉन। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी। तो यहाँ देख सकते हो सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या है कि एक मैथस सीडन नाम का एक साइंटिस्ट होता है और एक सॉन नाम का साइंटिस्ट रहता है। तो मैथस सीडन ने क्या देखा, ये एक बॉटनिस्ट होता है, क्या रहता है, बॉटनिस्ट, हाँ, बॉटनिस्ट। और इसने स्टडी किया प्लांट्स पे स्टडी किया, मतलब प्लांट सेल को देखा। तो प्लांट्स पे स्टडी किया तो इसने देखा कि
सारे जो टिश्यूज हैं प्लांट्स के, लीफ, रूट, एक्स्ट्रा लीफ, रूट, स्टेम वगैरह, तो इसमें जो देखा कि वो सेल से बना है, ठीक है। तो सेल से बना है, तो और जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं और एक टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप से बनते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो एक टाइप के सेल से बनते हैं उन्हें सिंपल कहते हैं। ये आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैथ्यूस सीडन है, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट था। उसने प्लांट्स पे स्टडी किया, तो देखा उसने कि जो सारे प्लांट्स है वो सेल से बना है, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स, हाँ, मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन? प्लांट्स, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। इसने ये देखा, और इसने देखा कि जो टिश्यूज है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से भी बने हैं और सिंपल एक टाइप के सेल से भी बने हैं। और दूसरी तरफ स्वान ने भी कहा, क्या देखा स्वान ने भी देखा कि जो एनिमल्स है, एनिमल भी हमारे, एनिमल्स के टिश्यूज वगैरह पे देखा, तो इसने देखा कि जो एनिमल के टिश्यूज हैं वो भी हमारे सेल से बने हैं, ठीक है। तो स्वान ने इसके देखा देखी ये कर दिया कि एनिमल टिश्यूज जितने भी होते हैं वो भी हमारे सेल से बने हैं। और मैथ्यूस ने भी ये कहा, हाँ। तो दोनों ने क्या कहा कि जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से बने हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू, हाँ, यानी कि पूरी एनिमल और प्लांट टिश्यू सेल से बने हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स। और इसने एक अलग चीज देखा, इसने क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमारे सेल वॉल होता है, हाँ, बट यहाँ पे सेल वॉल absent होता है, सेल वॉल absent, हाँ। और यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, ये भी प्रेजेंट होता है और ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये absent होता है, सेल वॉल absent होता है यहाँ पे एनिमल में, एनिमल के केस में, ठीक है। तो प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसे एब्सेंट कहते हैं, इसे प्रेजेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेजेंट एब्सेंट। और गाइस इन्हीं दोनों का जो थ्योरी है, इसी से हमारा सेल थ्योरी बना, ठीक है। इन दोनों का थ्योरी मिला के सेल थ्योरी कहा जाता है। बट आगे इसमें मॉडिफिकेशन आया। क्या है? मॉडिफिकेशन, हाँ, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल से बना है सारी चीज, बट सेल कैसे बनी है ये नहीं बताया। तो आगे चल के एक रोडोल्फ वॉर्चू नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि सेल जो होता है वो सेल से ही बनता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसने आगे चल के ये दिया, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस रोडोवर्चु ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है जो सेल होता है वो कहाँ से आता है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब जो सेल है हमारा, ये कहाँ से आया? ये सेल हमारा जो पहले सेल था उससे ही डिवाइड होके एक और सेल बना। यानी कि इसने यही बताया था कि जो सेल होते हैं वो डिवीजन करके न्यू सेल बनाते हैं, यानी कि सेल सेल से ही आते हैं, मतलब सेल सेल से ही पैदा होता है, ये बताया था इसने, ठीक है। और सेल थ्योरी पहले क्या थी? पहले थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से बनते हैं। बट एक पॉइंट उसमें मिसिंग था, लेकिन सेल किससे बनता है ये पॉइंट उन्होंने नहीं बताया था, स्वान और सीडन ने नहीं बताया था। तो इसने ऐड किया था, यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ था सेल थ्योरी में। मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी क्या हुआ? सारे सेल्स, पहले बस यही पॉइंट, सारे सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। बट इसने क्या दिया? इसने ये दिया, ठीक है, इसने कहा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स,
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसने ये पॉइंट दिया था कि सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही आता है। ठीक है, इन्होंने देना भूल गया था, मतलब इन लोग को पता ही नहीं था कि सेल कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑब्जर्वेशन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल में क्या क्या होती हैं, सेल की थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जैसे एनसीईआरटी में दिया है ओवरव्यू ऑफ सेल्स, मतलब सेल की थोड़ी बेसिक चीजें बताएंगी, कैसा होता है सेल, कैसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग सेल चैप्टर को एकदम बढ़िया से सेल के बारे में पढ़ेंगे, हर ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ सेल्स में कुछ खास दे नहीं रखा है, वो चीजें आगे मैं आपको और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ी एनसीईआरटी रीड करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स में क्या लिखा है। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में यही लिखा है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब क्लास में प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं, उसमें ह्यूमन चीक सेल और ओनियन सेल वगैरह दिखाए जाते हैं। तो ओनियन सेल में आप लोग को क्या दिख जाएगा। ठीक है, ओनियन सेल जो होता है वो एक टिपिकल सेल माना जाता है, मतलब एक सिंपल सेल। ठीक है, मतलब बेसिक सा सेल जो होता है, वो बेसिक सा प्लांट सेल जो होता है उसे वो ओनियन सेल में होता है। ठीक है, तो ओनियन सेल में क्या होता है, टिपिकल प्लांट सेल होता है, हाँ? मतलब एक टिपिकल प्लांट सेल माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है, ऑब्जर्व कराया जाता है आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वगैरह में। तो उसमें देखिएगा आपको सेल वॉल दिख जाएगा आराम से। ठीक है, सेल वॉल दिखाया जाता है। और ऐसे ही ह्यूमन चीक सेल में चीक सेल दिखाया जाता है। ठीक है, उसको भी दिखाया जाता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन ऑब्जर्व कराया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह में कराया जाता है आप लोग को। और क्या बोला है, और बोला है कि इनसाइड ईच सेल द सेल ऑफ ह्यूमन चीक सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बोला इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक सेल्स में चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट है, सब में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट में होता है जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें हमारा कुछ ऐसे ही क्रोमोसोम और डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े रहते हैं, यानी कि न्यूक्लाई जिसे कहते हैं। ठीक है, और लेकिन हमारा यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें ये होता है बट यहाँ पे नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन अब्सेंट, मेम्ब्रेन अब्सेंट इन न्यूक्लियस, तो इसलिए इसको न्यूक्लाई कहते हैं, न्यूक्लाई। ठीक है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है। और क्या बताया इसमें। ठीक है, और बताया कि एक साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ये पूरा जो होता है एरिया उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस पूरे एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, यहाँ पे भी जी एरिया साइटोप्लाज्म कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी। और यहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, मतलब रिएक्शन वगैरह जो होते हैं आपके, प्रोटीन वगैरह जो बनता है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, और क्या बता रहा है देखा जाए। और ये भी बता रहा है कि यूकैरियोट जो सेल्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। बट हमारा जो प्रोकैरियोट होता है इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है। हाँ, मतलब कि सेल के अंदर
जो थोड़े मोड़े मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब लिख लेना है, नाम एम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे सेल्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है। एंडोप्लाज्मिक से रेक्टिकुलम में हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे बनता है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है, फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। वो आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या बता रहा है, और बता रहा है माइक्रोबॉडीज वगैरह होती है, वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, कई सारी चीज होते हैं इसमें। वो आगे मैं आपको डिटेल में बढ़िया से सारे ऑर्गेनल्स की डिटेल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना कि यूकैरियोट्स में हमारे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे सिर्फ प्लांट में होते हैं। वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। हाँ, वैक्यूल्स होता है हमारा प्लांट में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा नीचे आ जाता है, इसलिए प्लांट सेल में थोड़ा एसिमेट्रिक लगता है। मतलब कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बना के, न्यूक्लियस थोड़ा यहाँ आ जाता है और ये वैक्यूल बड़ा सा रहता है। वैक्यूल में कई सारे सेक्स होते हैं, मतलब कि वाटर वाटर वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है। और क्या बता दूं, animal cell contain another membrane bound organelles called centrosomes which help in cell division। सेंट्रोजोम वगैरह मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको ये डिटेल में मिलेगा सेल डिवीजन चैप्टर में। हाँ, और सेल डिफरेंटली ग्रेटर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेल जो होता है वो कई तरह के मतलब होते हैं, और कई साइज में भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं। माइक्रोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटा सेल होता है, प्रोकैरियोट होता है लेकिन वो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है इसका लेंथ, ठीक है। और क्या होते हैं देख रहे हैं हम, और द लार्जेस्ट आइसोलेट सिंगल सेल इज एग सेल। जो सबसे बड़ा सेल होता है सिंगल सेल में, वो एग सेल होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है। और क्या बोला, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब कि ह्यूमंस में एक रेड ब्लड सेल आरबीसी होते हैं, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। और नर्व सेल्स होते हैं जो कि सबसे लंबा सेल कहलाता है, ठीक है, नर्व सेल्स। हाँ, और सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनल, क्यूबाइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। मतलब सेल जो होते हैं कई सारे शेप के होते हैं, यहाँ पे शेप भी दिया है, पॉलीगोनल, कोलुमनर, क्यूबाइडल, कई सारे, ठीक है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल को, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से। सो हे गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। एक बड़ा सा ऐसा सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए होता है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, वो हमारा वो किसी एनवलप में नहीं पैक्ड रहता है, जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर होता है, बट यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड। और उसके बाद ये हमारा सबसे आउटर लेयर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकाइलेक्स। यहाँ पे एक आउटर लेयर होता है, फिर उसके बाद होता है हमारा सेल वॉल, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्लाइकोकाइलेक्स, और ये होता है हमारा सेल वॉल,
और ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें हमारे आरबीसीज भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक ऑर्गेनल जो आरबीसी है वो हमारा दोनों में रहता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इधर मेसोजोम होता है, ठीक है, मेसोजोम, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। और एक ऐसा कुछ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रोमेटोफोर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, क्रोमेटोफोर। और कुछ ऐसे सर्कुलर डीएनए होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। और कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग इंक्लूजन्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लूजन्स बॉडी, ठीक है। और आरबीसीज वगैरह हो गए, और इसमें हमारे कहीं कहीं पिलाई होते हैं, ठीक है, कुछ पिलाई ऐसा होगा, इन्हें लोग पिलाई कहते हैं, पिलाई, ठीक है। और कहीं कहीं फिम्ब्रा, फिम्ब्रेई भी होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं फिम्ब्रेई, कुछ इसे लोग फिम्ब्रेई कहते हैं, फिम्ब्रेई। और कई प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला कुछ ऐसा यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बताते रहे, ठीक है, इसमें फ्लैजिला भी हो सकते हैं, ठीक है। और तो ये है हमारा सिंपल सा प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, थोड़ा उससे समझा देता हूँ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल एनसीईआरटी में लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर। और जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ, ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। हाँ, ये बहुत छोटे होते हैं मोस्टली, मैंने बताया मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, हाँ, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि एक माइकोप्लाज्म एक इसका एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक का, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सबसे छोटा सेल होता है। और क्या लिखा है, they are generally smaller and multiply more than eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes bacteria are bacillus rod-like, coccus spherical, vibrio कॉमा शेप एंड स्पिरिलियम स्पाइरल शेप, ठीक है। यहाँ पे आपका शेप भी दे दिया है, मोस्टली 4 शेप के होते हैं, ठीक है। और द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक exhibit a wide variety of shapes and function। कई सारे शेप्स के होते हैं और कई सारे फंक्शन भी करते हैं ये, ठीक है, कई सारे तरह के फंक्शन करते हैं। और क्या लिखा है देखा जाए, all prokaryotic have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm, ठीक है। सारे प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा सेल वॉल होता है, बट माइकोप्लाज्म में नहीं होता है। तो ये आप लोग ने अंडरलाइन कर लेनी है, एनसीईआरटी लेके बैठा करो और ये चीजें अंडरलाइन कर लिया करो जो मैं बताऊँ, ठीक है। और कुछ अपने से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के अंडरलाइन करो। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि क्या कह रहा है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, नेक्ड होता है, मतलब तुम जेनेटिक मटेरियल देख सकते हो, ठीक है, बिना न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन तोड़े, ठीक है। तो द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेम्ड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जेनेटिक जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ये कह रहा है इसकी बात, प्लाज्मिड की बात कर रहा है, सर्कुलर डीएनए इसे कहते हैं, ठीक है। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotype character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. ठीक है, ये वाली लाइन आपको तब समझ में आएगी जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे। बस इतना याद कर लो कि ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। और डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ठीक है। इसको आप लोग, इस लाइन को आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में आराम से समझ जाओगे। और क्या लिखा है देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा यूकैरियोट्स में होता है, इसमें नहीं होता है। नो ऑर्गेनेल लाइक वंस इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोई भी यूकैरियोटिक जैसा ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ये बता रहा है। प्रोकैरियोटिक है बस एक आरबीसी यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी, ये ऐसे मत करो, ये सब आरबीसी होते हैं, ठीक है। आरबीसी, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। और प्रोकैरियोट हैज समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होती है, एक यूनिक चीज है जो कि प्रोकैरियोटिक में मिलता है। स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से हमारा बनता है क्या, मेसोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक भी इसको कट, a special differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotic। मतलब कि एक स्पेशल चीज बनता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। तो यही था प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप, ठीक है। तो उसकी मॉडिफिकेशन और उसके बारे में जानेंगे। तो सेल एनवेलप क्या होता है? अरे वही यार, जो मतलब सेल की लेयर्स को एनवेलप कह देते हैं, मतलब कई लेयर होती है तो एनवेलप बन जाती है। बस जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक मान लो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक एनिमल में होते हैं, एक प्लांट में होते हैं, ठीक है। एनिमल वाले में हमारा सिंपल एक ही होता है लेयर, बस प्लाज्मा में। बट प्लांट सेल में हमारा एक सेल वॉल होता है, ठीक है। यहाँ मान लो एक सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों को मिला के कहते हैं एनवलप। हाँ, एनवलप। हाँ, बट अगर प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसमें हमारे 3 लेयर आ जाते हैं। हाँ, 3 लेयर। ये कौन, ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है। ग्लाइकोकाइलेक्स होता है, स्पेलिंग इसकी सही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो, हाँ। तो ये 3 लेयर मिलके सेल एनवेलप बनाती हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो हम लोग इन 3 लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं कहीं ये जो ग्लाइकोकाइलेक्स है उसका डिफरेंट कंपोजिशन मिलता है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये दोनों मिलके हमारे एनवेलप बनते हैं। आप लोग जानते हो इतना। तो अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा देता हूँ, फिर बाकी आगे जो ऑर्गेनाइज है उसको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली complex cell envelope, ठीक है। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure। प्रोकैरियोटिक में 3 लेयर होता है, जैसे मैंने बताया, एक ग्लाइकोकैलिक्स, एक सेल वॉल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वही तीनों मिलके एनवेलप बनाते हैं, ठीक है।
और उसके क्या, ऑल थ्रू ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, ठीक है। और सबकी अलग अलग फंक्शन भी होती है, लेकिन तीनों मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाई ग्रामविज। ग्रामविज थे जो कि स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किए थे, ठीक है। तो दो तरह के, यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगा, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव। तो मैं बता रहा हूँ, तो जी मैं इसको बस थोड़ा साफ कर दूँ फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी बता रहा हूँ। बैक्टीरिया हमारे दो तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम निगेटिव, ये ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। देखो ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होता है, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह जब करते हैं तो हम लोग स्टेनिंग टेक्निक होती है उससे स्टेन करते हैं ताकि बैक्टीरिया हमारा दिखे। तो वो बैक्टीरिया जिनका सेल एनवलप जो होता है, हाँ, उसमें हमारा स्टेन चढ़ जाए, हाँ, मतलब मैंने स्टेन किया और यहाँ पे स्टेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्टेन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्टेनिंग हो गया। और वो बैक्टीरिया, हाँ, जहाँ पे हमने स्टेन किया बट स्टेन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की बीच की लेयर काफी थिन होती है इसीलिए स्टेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग ग्राम निगेटिव कहते हैं और इन्हें हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो जो स्टेन हो जाते हैं उन्हें हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। स्टेन क्या होता है, मतलब कलर डाला जाता है, कलर एक तरह का कलरफुल केमिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग स्टेन कहते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे तो आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो जो कलर हो जाते हैं उन्हें हम लोग ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं होते उन्हें ग्राम निगेटिव कहते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे देखा है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ दो चीजों से डिफरेंट किया गया है, मतलब कि क्लासिफाई किया गया है। एक तो उनकी सेल्फ एंड एक तो कौन सा, स्टेनिंग टेक्निक, और दूसरा हमारा सेल एनवलप, ठीक है। तो उससे हमारा जो आया है एक ग्राम निगेटिव एक ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिक है। सेल एनवलप दो तरह का, यहाँ पे थिन सेल एनवलप है और इधर थिक है, ठीक है, थिक। यहाँ पे थिक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा थिन है, ठीक है। और ग्लाइकोकाइलेक्स डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकाइलेक्स का हमारा जो कंपोजिशन होता है, कहीं कहीं मोटा होता है कहीं कहीं पतला होता है, ठीक है। इट कुड बी लूज सीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकाइलेक्स हमारा एकदम लूज हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। और जहां पे थिक हुआ, कड़क हुआ, वहां पे हम लोग उसे कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियरिटी रहे, आपके नोट्स वगैरह बन जाए। रहने दो। The cell wall determine the shape of cell and provide a strong structure support to prevent bacterium from bursting and collapsing। देखो सेल वॉल का एक चीज है, एक फंक्शन है, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। मतलब कि ये जो सेल है, हाँ, इसको ऐसा गोला बनाए रखता है, मतलब ना कोलैप्स हो ना आपस में जुड़े, ना
ये फटे, ठीक है, ये कौन करता है, सेल वॉल करता है, तो इसको याद कर लेना आप लोग, इन सब पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर होता है, हाँ। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है, इसमें हमारे क्या रहते हैं, ये मान लो यहीं पे है, ये हमारे प्लाज्मा में, तो इसमें चैनल्स लगे होंगे, ठीक है। मान लो सोडियम Na+ के चैनल्स लगे हैं, हाँ। चैनल्स वो होते हैं, प्रोटीन का एक गुफा होता है, गुफा टाइप का, उसी से हमारे सोडियम घुसते हैं अंदर, ठीक है। अगर Na+ का लगा है तो Na+ ही जाएगा, ठीक है। अगर वाटर का लगा है तो वाटर ही जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमीबल। तो इसमें हमारे सेलेक्टिवली परमीबल पूरा बंद रहता है, और कहीं कहीं चैनल्स लगे रहते हैं हमारे, ठीक है। किसी किसी के सोडियम के लगे हो सकते हैं, वाटर के लगे हो सकते हैं, तो ये इसीलिए हम लोग उसको सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। अगर कोई भी घुस जाता तो वो सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होता, सेलेक्टिवली उसे जिसका जिसका चैनल लगा है वही वही घुस पाएगा, उसे सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, ठीक है। और a special membrane structure in mesosome which formed by the एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी से एक स्ट्रक्चर बनता है, मेसोसोम जिसे कहते हैं, ठीक है, मेसोसोम, इसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं। ये क्या करता है, इसको मिटा दो, सेल मेम्ब्रेन से ही हमारा मेसोसोम बनता है, वो कई बार हमारा और भी कई सारे तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, वेसिकल ट्यूबुल्स लैमिले, इसी से सेल मेम्ब्रेन से ही हमारे वेसिकल ट्यूबुल्स और लैमिले शेप जैसे शेप बनते हैं। वेसिकल्स एक होता क्या है, एक ऐसा गोल गोल रहता है, ठीक है, उसमें हमारे कुछ एंजाइम्स एंड अदर चीज भरे रहते हैं, और ट्यूबुल्स लैमिले भी हमारे सेल मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो मेसोसोम क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हेल्प इन, हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, और क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, मतलब कि जो हमारा डीएनए है वो डॉटर सेल में, मतलब जब एक सेल से हमारे दो सेल बनते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इधर का डीएनए जो है आधा इधर चल जाता है, आधा इधर चल जाता है, तो ये यहाँ पे ये भी हेल्प करता है, हेल्प करता है, ठीक है। मेसोसोम इसमें भी हेल्प करता है, जब डीएनए यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है। They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, क्या होते हैं, पिगमेंट्स लगे रहते हैं मेसोसोम पे, और जो ट्यूब्यूल्स वगैरह जो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं, उस पे क्या लगे रहते हैं, पिगमेंट्स लगे रहते हैं। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं ना, ये रेस्पिरेशन चैप्टर में आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जानो पिगमेंट्स वो होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन वगैरह आसान होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब ये सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, हाँ, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, और ये पिगमेंट्स लगे रहते हैं यहाँ पे, पिगमेंट्स, जिससे कि क्या होता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड
In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm and called chromatophore which contain pigments. ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि जो एक्सटेंशंस होते हैं उससे हमारे क्रोमेटोफोर्स बनते हैं, जैसा कि मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स बनाते समय बनाया था क्रोमेटोफोर, उसमें भी हमारे पिगमेंट्स लगे रहते हैं, तो उससे भी हमारा रेस्पिरेशन वगैरह होता है। ठीक है, और सिक्रीशन हमारा क्या कैसे, तो गाइज अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं ना, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स दो दो जगह होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखो राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, इसके दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में हमारा 30s का होता है और 60s का होता है सब यूनिट। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, और वहीं इधर हमारा 30 और 50 का होता है, सॉरी, और इधर हमारा 40 और 60 का होता है। ठीक है, सब यूनिट जो होता है यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है, तो ये दोनों मिलके हमारे जो बनाते हैं एक यूनिट, ये दोनों मिलके हमारे 70 बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। ये हमारा बन गया राइबोसोम, और इधर से हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी हमारा राइबोसोम है। ठीक है, तो ये हमारा 80s का राइबोसोम, और ये हमारा कितने एस का, 70s का। ठीक है, तो हमारे प्रोकैरियोटिक में 70s का राइबोसोम बनता है, और यूकैरियोटिक में हमारा 80s का। ये 40 और 60 100 नहीं होते हैं, ये राइबोसोम जोड़ा जा रहा है, राइबोसोम का यूनिट जोड़ा जा रहा है, इसलिए हमारा 80 आ रहा है। ठीक है, गिनती नहीं है बाबू, ये दूसरा चीज है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। और ये 30 और 50 मिलके हमारे क्या बन रहा है, 70s राइबोसोम बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने राइबोसोम समझा दिया। राइबोसोम में दो यूनिट होते हैं, एक छोटे एक बड़े। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में 30s और 50s मिलके हमारा 70s बनता है, और यूकैरियोटिक में हमारा 40 और 60 हमारा 80s बनता है। ठीक है, ये एस से हमारा सेडबर्ग कांस्टेंट है, सेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, जो कि सेडबर्ग ने दिया था, सेडबर्ग यूनिट डेंसिटी और सेंट्रीफ्यूगेशन नापता है, मतलब कि इसमें कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। सेडबर्ग यूनिट, ये सेडबर्ग यूनिट है। इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इसको मेजर करता है, साइज एंड डेंसिटी को मेजर करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, बस आपको रट लेना है वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको जान लेना है। इस ऐसे हमारा सेडबर्ग होता है, सेडबर्ग यूनिट इसे कहते हैं, बस। ठीक है, तो राइबोसोम में इतना ही है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लो एक एमआरएनए है यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो एमआरएनए है, ये भूल जाओ। ठीक है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए। अब एमआरएनए पे अगर हमारा ये हमारा राइबोसोम लग गया एमआरएनए पे, ठीक है, एमआरएनए पे हमारा राइबोसोम लग जाता है, तो क्या करता है, हमारा प्रोटीन बनाता है। जब हमारा एमआरएनए पे राइबोसोम लग जाता है तो प्रोटीन बनाता है, तो इसी को हम लोग, इस आरएनए को आप बोल देंगे पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी में हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे पेज पे।
मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स, जिसे हम लोग पॉलीजोम भी कहते हैं। ये पॉलीराइबोसोम्स बन गया, जिसे हम लोग पॉलीजोम भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीजोम, पॉलीजोम, तो यही कह रहा है। और इसका फंक्शन क्या है पता है ना आप लोग को? आरबीसी का प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। जैसे हमारा एमआरएनए से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन। तो कौन बनाया है? ये राइबोसोम ही बनाता है। ये आप लोग डीएनए वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ोगे, क्लास 12 के। और अब क्या है, अब आगे हम लोग इंक्लूजन बॉडी पे। ठीक है, reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusions body. These are not bound by any membrane system and lie free in cytoplasm. Phosphate granules examples वगैरह है, ये examples दिया है। तो कई सारे सो हे गाइस, आज हम लोग आपको हे गाइस, अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन। बट सेल मेम्ब्रेन पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो वो सब समझाना आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिफ्यूजन पढ़ाते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे। ठीक है, तो मान लो ये सेल था, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मान लो मैं कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, वो क्या होता है कि मान लो खूब सारे यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल हैं, कम से कम खूब सारे। ठीक है, H2 H2 H2, ठीक है, और इस साइड हमारे कम है। ठीक है, H2 मान लो ये इनसाइड है, इनसाइड ऑफ सेल। ठीक है, सेल का अंदर का हिस्सा, और ये आउटसाइड। ठीक है, अब यहां से अगर मान लो आउटसाइड में H2 ज्यादा है और इन साइड में H2 कम है, तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। या कोई भी मान लो ग्लूकोज का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी हमारा हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन या हाई, तो वो भी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी चीजें अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब मान लो अगर वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए वाटर जब हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो, उसे भी डिफ्यूजन। बट सिर्फ वाटर, अगर अगर वाटर का डिफ्यूजन होता है, तो वाटर को एक अलग से टर्म भी दिया जाता है, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं वाटर के लिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहना चाहिए। ठीक है, ऑस्मोसिस के लिए। और हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना चाहिए हमारा वाटर। ठीक है, कोई भी देखो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, अब मान लो
कुछ हमारे जैसे कि सोडियम्स वगैरह, ठीक है, साल्ट वगैरह कोई है, तो वो भी हमारा हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। बट साल्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता जब तक उसके चैनल्स ना प्रेजेंट हो। तो हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अगर मान लो ये पोटासियम है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम है, ठीक, सोडियम है और ये पोटासियम का है, खूब सारे पोटासियम वाले, ठीक है। मान लो ये जो चैनल है ओनली फॉर सिर्फ सोडियम के लिए, सोडियम चैनल है, ठीक है, सोडियम चैनल है, ठीक है, सोडियम चैनल है। तो क्या करेगा, हमारा जो पोटासियम जाएगा, पोटासियम नहीं जा पाएगा, बट हमारा सोडियम यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे सोडियम का लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। तो ये हमारा ये भी एक मॉलिक्यूल ही हुआ ना, तो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा क्योंकि इसका चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन में हमारी क्या होती है कि चैनल्स होती हैं, तो जिसकी मान लो जिस भी साल्ट की चैनल्स प्रेजेंट होगी वही साल्ट आर पार जा पाएगा। ये पोलर होता है, ठीक है, ये पोलर है क्योंकि प्लस चार्ज है। बट ये जो हमारा होता है मेम्ब्रेन जो होता है वो पोलर चीजों को आर पार नहीं जाने देता है, ठीक है। अभी क्यों नहीं जाने देता वो अभी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं पोलर चीजों को आगे जाने देता है अपने पार, ठीक है। और इसीलिए नहीं जाने देता है, इसीलिए हमारे मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स लगे रहते हैं, अलग 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 साल्ट के अलग अलग चैनल्स लगे रहते हैं। मतलब सोडियम है तो सोडियम चैनल्स लगा रहेगा, तो सिर्फ उसमें से सोडियम ही जा पाएगा अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसको भी हम लोग डिफ्यूजन ही कहेंगे, अगेन डिफ्यूजन, इसको भी हम लोग डिफ्यूजन ही कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी डिफ्यूजन कहेंगे। बट ऑब्वियसली H2O का अगर डिफ्यूजन होता है तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से पोटासियम नहीं जा पाएगा क्योंकि पोटासियम का चैनल प्रेजेंट नहीं है। अब देखो हमारा H2 चला गया आराम से, सोडियम हमारा चला गया, पोटासियम नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्यों, क्योंकि हमारा सोडियम चला जा रहा है बट पोटासियम नहीं जा रहा है क्योंकि पोटासियम का चैनल प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी चीजें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जाने के लिए उसके लिए चैनल्स चाहिए, या तो नेचुरल सॉल्यूट्स हमारे चल जाते हैं, लेकिन हमारा पोटासियम नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके चैनल्स नहीं है। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेलेक्टिवली क्यों नहीं, क्योंकि ये सेलेक्ट कर रहा है, सोडियम को जाने दे रहा है बट पोटासियम को नहीं जाने देता है, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। कोई भी चीजें जब हाई कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन में जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह, तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर का डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सबको नहीं अंदर जाने देता है, सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर जाने देता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं उसका हायर से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि ये मान लो एक कागज है, इसमें मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है मेरा मार्कर जिसमें हायर कंसंट्रेशन है, इसमें सिर्फ लो कंसंट्रेशन। ये देखो एक छोटा सा डॉट है, बट इसे मैं अगर ऐसे ही थोड़ी देर लगा के रखूंगा, ठीक है, ऐसे ही लगा के रखूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, तो अभी देखना ये अपने आप बड़ा डॉट है। मेरा सिर्फ एक ही सिंबल ऐसे है, ठीक है, मैं पूरा गोज नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मैंने बस ऐसे रखा है। तो ऐसे रखा है, थोड़ी देर में अभी क्या होगा, का पूरा पेज जो है वो काला हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस पे चलाया भी नहीं है पेज पे, लेकिन फिर भी ये पूरा पेज हमारा काला हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डॉट प्रेस किया था और थोड़ी देर तक रखा, लेकिन ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे भी हो गया, यानी डिफ्यूजन हो गया मार्कर का, मार्कर के कलर का डिफ्यूजन हो गया। इसमें हायर कंसंट्रेशन था, इसमें लो कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन हुआ और इसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो इसी इसी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, इसी को ही डिफ्यूजन कहते हैं, सॉरी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और छोटा सा चीज है जो मैं आपको समझाना है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का है, ठीक है। तो चलिए समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ये फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। ये लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड कई तरह के होते हैं और उसमें से एक होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। और लिपिड आप बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ लिपिड का, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। इसमें जो ये जो हेड होता है ये हमारा पोलर होता है, ठीक है। अभी आपको पूरा फील दिलाऊंगा कि सेल कैसे बना होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होगा, तो पूरा फील दिलाऊंगा अभी, ठीक है। देखना, पोलर हेड, ये इसका पोलर हेड होता है, ठीक है। और ये होता है इसका नॉन पोलर, ये इसका जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। हाँ, हेड, जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर, इसी से मिलके हमारी क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। अभी कैसे बनती है बताऊंगा। नॉन पोलर, टेल, ठीक है। और जो ये नॉन पोलर, ये पोलर होती है, ये क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, सॉरी हाइड्रोफोलिक होती है। और ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाँ, ये रेपेल करती है वाटर को, रेपेल वाटर। और ये क्या करता है हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक क्या करता है, हाइड्रोफिलिक हमारा अट्रैक्ट वाटर, अट्रैक्ट अट्रैक्ट वाटर। ये क्या करता है, रेपल करता है वाटर को, और ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को। तो हुआ क्या होगा, अगर एवोल्यूशन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन बना कैसे, मतलब पूरा सेल कैसे तैयार हुआ, तो क्या हुआ कि ये फॉस्फोलिपिड एक हमारा मॉलिक्यूल बना। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ना, वो मान लो ये पूरा पृथ्वी पहले पानी था, ठीक है। अब पानी था तो हुआ क्या, ये जब फॉस्फोलिपिड बना तो ये जो फॉस्फोलिपिड का जो ये पोलर हेड है वो पानी में रह नहीं सकता। हाँ, मतलब कि इसको सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ये पानी में रह सकता है बट ये पानी में नहीं रह सकता। ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी रेपेल करता है वाटर को। तो ये पानी में नहीं रह सकता बट ये पानी में रह सकता है, अट्रैक्ट करता है वाटर को, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जब मॉलिक्यूल बना पानी में, तो इसका ये जो है ये बहुत ही तड़पता था पानी में, क्योंकि ये पानी में रह नहीं पाता। तो जब भी ये मॉलिक्यूल बनता था तो अपने जो इसके भाई बंधु थे, मतलब कि इसके जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या कर लेते थे, मान लो ये वाटर है पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ताकि मान लो ये पूरा वाटर है। तो इसमें क्या होता था, जब भी ये मॉलिक्यूल बनता था तो ये क्या करता था, अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ आ जाता था और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देता था, मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा रहता था। और साथ में एक और इसका भाई मिला, साथ में एक और इसका भाई मिला, तो ये दोनों मिलके ये क्या कर देते हैं, ऐसे 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 एक गोला बना देते थे। और साथ में एक और भाई आता था, पीछे से एक और भाई आता था, पीछे से एक और भाई आता था, ऐसे पीछे से। और दोनों उल्टे फॉर्म में, एक ऐसे रहता था एक ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा एक गोला बना दिया। तो उससे क्या होगा, इधर वाटर है तो वो अट्रैक्ट करेगा इसके हेड पे, इसके अंदर भी वाटर है वो भी अट्रैक्ट करेगा हेड पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब बना, तो ये जो हाइड्रोफोलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब जो पानी से डरता है, मतलब रेपल करता है, वो इसके अंदर ही रह गया, मेम्ब्रेन के अंदर ही रह गया। और ये जो हेड वाला पार्ट है वो हमारा वाटर में रह गया, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, बट ये जो टेल वाला पार्ट है वो इधर है। और एक और है इधर से, मतलब फॉस्फोलिपिड जो कि इधर फेंका है। तो ये अंदर की ओर रह गया और ये हमारा बाहर की ओर रह गया, इसका हेड वाला पार्ट। तो हमारा
जब भी हमारे ये फॉस्फोलिपिड बनते थे तो कुछ मिसिल्स जैसा हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे, मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा टाइम लग जाएगा इसीलिए मैं कुछ ऐसा बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे ये फॉस्फोलिपिड, जैसे कि ये हेड है इसका, ये पानी कांटेक्ट में, ये वाला हेड पानी कांटेक्ट में, बट ये टेल जो है वो पानी कांटेक्ट में नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे ही वो जुड़ जाते थे, ठीक है। ये मान लो ये इसका पार्ट है, तो ये कुछ ऐसे ही जुड़ जाते थे, तो बीच में इनके पानी नहीं रहता था, ठीक है, तब आराम से ये स्टेबल रह पाता था। तो हुआ क्या, ऐसा ऐसा बार बार मिसिल्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, तो हुआ क्या, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जब बन रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि इसके अंदर पानी नहीं, पानी के साथ आरएनए ट्रैप हो गया। क्या हो गया, आरएनए, ठीक है, आरएनए अपना कहीं और बन रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आरएनए ट्रैप्ड हो गया। अब आरएनए ट्रैप्ड हो गया तो आरएनए की मशीनरी वगैरह जो होते हैं, आरबीसीज वगैरह, वो भी सब ट्रैप्ड होने लगे। तो उससे हमारा एक सेल का निर्माण हुआ, मतलब सेल बनना चालू हुआ ऐसे ही, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आरएनए ट्रैप्ड हो गया, फिर हमारा पूरा का पूरा अंदर एक आरएनए को एक स्टेबल जगह मिल गया, फिर उसके धीरे धीरे एवोल्यूशन करते गया और एक सेल का रूप ले लिया, मतलब कि एक प्रॉपर सेल बन गया ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को थोड़ा फील आया होगा, ठीक है। हम नहीं आया तो छोड़ो, मैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने। सो गाइस, सो हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब सबसे पहले होता क्या है कि मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो सबसे पहले जो स्टडी हुई सेल मेम्ब्रेन की वो किस में हुई, वो हुई आरबीसीज में। आरबीसीज में क्यों हुआ, क्योंकि आरबीसीज में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, आरबीसी वगैरह नहीं होते हैं, मतलब कि उनके जो मेम्ब्रेन और प्रोटीन वगैरह है वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे जब भी स्टडी करोगे आरबीसी की मेम्ब्रेन का। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उसकी मेम्ब्रेन को स्टडी करना ज्यादा आसान हुआ एज कंपेयर टू अदर सेल, इसलिए आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टडी किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे बनता है एंड उसमें क्या क्या होती हैं और वो उनके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले कुछ फॉस्फोलिपिड होते हैं जो कि कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं। ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, जानती ही हो आप, अभी अभी पढ़ाया है। तो कुछ ऐसे अरेंज हुए रहते हैं हमारे, कब, जब हमारा मेम्ब्रेन बनता है तब, ठीक है। अरे यार, इसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग डायग्राम है। कुछ ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड बनता है और ऐसे मेम्ब्रेन वो बना देता है। इसका जो पोलर हेड होता है वो पानी की ओर रहता है और जो इसका नॉन पोलर होता है टेल, वो अंदर की ओर रहता है ताकि इसमें पानी ना लग पाए, ठीक है। तो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ये। तो कहीं कहीं हमारे चैनल्स होते हैं, हाँ, जिसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स वगैरह का। और कहीं कहीं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंटीग्रल ऐसा प्रोटीन होता है और उस पे हमारे
क्या होते हैं, शुगर्स की वो बनती है चेन, इसको हम लोग शुगर की चेन कहते हैं, एंड इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा क्या करता है, मतलब कि एक एंटीजन, एज ए एंटीजन वर्क करता है। ठीक है, एंटीजन कैसे वर्क करता है, एज ए एंटीजन कैसे वर्क करता है वो आपको आगे समझ में आएगा जब आप डीएनए चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा एज ए एंटीजन कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब कहीं कहीं हमारा पेरीफेरी में मेम्ब्रेन की प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरी प्रोटीन, पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। कहीं कहीं हमारे चैनल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। और अब मैं कुछ अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। ये हमारे मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, अब कहीं कहीं यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये आप कोलेस्ट्रॉल बना लेना, अच्छे से मैं बना देगा हूँ। ठीक है, यहाँ बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल कहीं भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा ये हमारा बन गया कुछ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, अपने फंक्शन करेंगे वो। ठीक है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड। तो गाइज यहाँ पे कुछ मैं फंक्शंस बता दे रहा हूँ। जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है, हाँ, यहाँ पे हमारे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज एंटीजन। ठीक है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन पे ही हमारे शुगर यानी ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड हमारे क्या करते हैं, लिपिड्स वगैरह वो हमारे जो जैसे कि चैनल्स एंड प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं इसमें तैरते रहते हैं, मतलब मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे लेटरल मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, हमारे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो इसी जो हमारा लेटरल मूवमेंट करता है, मतलब मूवमेंट जो होता है प्रोटीन का, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी, FLUD,
फ्लूइडिटी। ठीक है, चेक कर लेना थोड़ा। सो गाइस, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को ही हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि दिया था, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन, जिन्होंने बताया था कि मेम्ब्रेन जो होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। मैं कुछ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना के लिख ले रहे हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी क्वासी फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड नेचर, मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड नेचर। तो क्वासी फ्लूइड नेचर के होने से ही जो होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन हो पाता है। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन को ही हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। और क्वासी फ्लूइड नेचर को हम लोग ये मानते हैं, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है। नॉट सॉल ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है। सॉलिड एंड नॉट लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों नहीं है, वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है। कौन, क्या? मेम्ब्रेन। हमारा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड नेचर, नॉट अ सॉलिड नॉट अ लिक्विड। ठीक है।